बेसिक स्ट्रक्चर है लीनियर प्रोग्रामिंग का, जहाँ पे डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके पास। सपोज वी आर मैनेजिंग समथिंग, कोई भी आपके पास वेरिएबल्स होते हैं जिनको आपको मैनेज करना होता है, वो आपके लीनियर प्रोग्रामिंग में आएगा सारा मैटर। लीनियर प्रोग्रामिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब लीनियर प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी, एग्जिस्टेंस में आई थी। लीनियर प्रोग्रामिंग को एग्जिस्टेंस में तब लाया गया था, रीज़न क्या हुआ था कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो काफ़ी कंट्रीज़ में सब जगह ही सोल्जर्स की भी डेथ हो रही थी, और जो भी हमारे पास गन्स होती हैं या बॉम्ब्स हैं उन चीज़ों की भी शॉर्टेज पड़ रही थी। तो तब इस टाइम ये प्लानिंग करी गई कि किस पॉइंट से कैसे प्लान किया जाए कि हम इन सारे कंस्ट्रेंट से बाहर आ जाएं। तब ये लीनियर प्रोग्रामिंग की शुरुआत की गई थी। वैसे आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैनेजमेंट के कोर्सेज में बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको, MBA वगैरह कोर्सेज में। और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का, हमें किसी चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज करेंगे या मैक्सिमाइज करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। मीन्स सपोज आपको प्रॉफिट हो रहा है किसी चीज़ में, तो हम प्रॉफिट को हमेशा क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज करते हैं, लॉस मिनिमम चाहेंगे, हम चाहेंगे हमारा लॉस कम से कम हो लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि हम मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे। Z इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या होते हैं कोफिशिएंट्स आएंगे, C1x1 C2x2 C3x3 प्लस Cnxn। फिर नेक्स्ट कम्स सब्जेक्ट टू, कंडीशन होती है A11x1 12x2 1nxn 21x1 22x2 and so on 2nxn, and similarly an1x1 n2x2, और जरूरी नहीं है इक्वल हो, इक्वेशन कम ज़्यादा हो सकती है, m2x2 a mnxn। और यहाँ पर आता है लेस देन इक्वल और ग्रेटर, कोई भी एक साइन आएगा लेस देन इक्वल और ग्रेटर। B1 B2 Bn। अब इसको समझते हैं कि स्ट्रक्चर कहना क्या चाहता है, x1 x2 xn मस्ट बी पॉजिटिव। लीनियर प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर में अब इसे आराम से समझेंगे। जो हम Z लिखते हैं दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, चाहे हम अपनी नोटबुक में बनाकर लिख लें, क्योंकि डेफिनेशन दी हुई है लेकिन डेफिनेशंस कई बार हम क्रैम करने बैठ जाते हैं, हमें क्रैम नहीं करनी है। अब अपनी बुक में भी लिख सकते हैं, इन चीज़ों को ही सर्कल करके लिखते जाओ। Z हमेशा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं या मिनिमम करना चाह रहे हैं। कोई फैक्ट्री लगाई, कोई प्रोडक्शन करी, सामान की सेल करी, तो हमें प्रॉफिट मैक्सिमम होगा तभी बेनिफिट है, ठीक है। अगर कहीं पर हमें लॉस होता है शेयर मार्केट में या कहीं कुछ है या किसी चीज़ को सेल करने में, हम ये चीज़ देखेंगे कि लॉस कम से कम हो। वेस्टेज होती है फैक्ट्री में, जब प्रोडक्शन की जाती है तो वहाँ वेस्टेज भी होती है। सारा मटेरियल कभी भी ऐसा नहीं होता है बिल्कुल टॉप क्वालिटी का मटेरियल तैयार हो। फैक्ट्री एक ही होती है, उसमें मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का तैयार होता है, वो आपका अलग बन गया। अब उसी के अंदर ऐसा होता है कोई पार्ट्स टूट गया, कोई कुछ हो गया, तो वो वेस्टेज भी तो होती है, वो वेस्टेज सारी गार्बेज में डालते हैं। तो कोशिश रहती है कि वेस्टेज कम से कम हो। ऐसा ना हो कि हमारी उन मशीन्स पे काम कर रहे हैं जहाँ वेस्टेज ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्शन कम आ रही है, तो इतना फैक्ट्री के मालिक को समझ आ जाती है, उसके इंजीनियर्स उसको गाइड करते हैं कि सर हमें ये मशीन चेंज कर लेनी चाहिए, फ़ायदा नहीं है ये मशीन, इतनी तो इलेक्ट्रिसिटी की खपत है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन के निकल रहा है वो भी थोड़ा
अगर इतनी क्वालिटी नहीं आ रही मटेरियल की तो हमारा मार्केट जो ब्रांड है वो डाउन आ जाएगा मार्केट में। अगर 2 जगह से भी कंप्लेंट आई तो वो अच्छी कंपनीज हैं, वो यही ब्रांड नहीं टूटने देती अपना। वो क्या करते हैं इतनी जल्दी में, तो एक आधा प्रोडक्ट भी अगर ख़राब हुआ ना, एक लॉट भी, तो वो एक लॉट क्या करते हैं, जो हम देखते हैं सेकेंड हैंड वॉशिंग मशीन जो हमें मिलते हैं, वो सेकेंड हैंड वैसे सेकेंड हैंड नहीं होते किसी के यूज़ किए हुए। वहाँ पर क्या होता है, वो कुछ टच लग गया, कहीं कुछ मटेरियल में कुछ खराबी होगी तो 50% मटेरियल में सेल कर देते हैं, बट अपने फ्रेश प्रोडक्ट के साथ उस प्रोडक्ट को नहीं रखते। वर्लपूल है, सैमसंग है, अगर फ्रेश के साथ वो रखने लग जाए तो क्या होगा, लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि इस कंपनी का माल ऐसे ही होता है, तो वो जान करके दूसरे प्रोडक्ट में डाल देते हैं कि चलो अब तैयार तो हो ही गया है, बिल्कुल वेस्ट ना हो, 50% हमें मिल जाएगा, कोई बात नहीं, लॉस तो जो होना था हो गया, फेंकने से अच्छा चलो 50। और कोई पर्सन क्या सोचता है, मोटर तो वही डली हुई है, बाहर से टंच लग गए, निशान लग गए, कोई बात नहीं, काम तो वैसे ही करेगी, बनाई तो उसी कंपनी की हुई है। उनको पता होता है मोटर ख़राब नहीं है, प्रॉब्लम क्या है उसकी फिनिशिंग में, वहाँ पर लोग नहीं खरीदते। अब कोई 50,000 का फ्रिज हो और उसकी पॉलिशिंग ख़राब हो, क्यों लेंगे? हम कहेंगे हम तो नहीं लेते, हम तो फ्रेश पीस चाहिए। हम 100 रुपीज़ की चीज़ में भी फ्रेश पीस मांगते हैं कि हमें तो जब हम लेकर जा रहे हैं तो मैं डिफेक्टिव क्यों लूँ? अगर कोई डिफेक्टिव होता है तो हर पर्सन की क्या डिमांड होती है, फिर मुझे डिस्काउंट चाहिए। हम कहते हैं ठीक है मैं ले तो लूँगा, हम सोच भी लेते हैं चलो इतना बड़ा डिफेक्ट नहीं है, ऊपर कवर वगैरह डल जाएगा, नहीं पता चलेगा, लेकिन उस शॉपकीपर से हम फुल रेट में नहीं लेंगे, हम उससे डिस्काउंट जरूर मांगेंगे अगर ले रहे हैं तो यही चीज़ है, जो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमारा मैक्सिमम मिनिमम का काम करता है। ये x1 x2 xn कौन है? दीज आर नोन एज डिसीजन वेरिएबल्स और स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। इनको बोलते हैं बेटा डिसीजन वेरिएबल और स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स या स्ट्रक्चर वेरिएबल्स का मतलब क्या है, जो डिसाइड करने में हेल्प करते हैं एलपीपी की, या स्ट्रक्चर हमारी एलपीपी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मीन्स ये x1 x2 xn कौन है, अब मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल लेंगे तब स्टेटमेंट समझ आएगी। एक शॉपकीपर है, उसकी शॉप पर वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है, स्विंग मशीन भी है, फैन भी है और फ्रिज भी है, 4 चीज़ें हैं। हर चीज़ में उसको अलग अलग रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। एक वॉशिंग मशीन सेल करने पे उसको 1000 रुपीज़ बचते हैं सपोज, और अगर एक रेफ्रिजरेटर कर रहा है तो 2000 बच रहे हैं, फ़ैन सेल करने पर उसको 500 बचते हैं, तो प्रॉफिट आएगा 7 मल्टीप्लाई। कितने फ़ैन सेल करे, कितनी वॉशिंग मशीन सेल करे, कितने रेफ्रिजरेटर सेल करे कि उसका प्रॉफिट, तो ये फ़ैन, ये रेफ्रिजरेटर, ये वॉशिंग मशीन, ये क्या कहलाएंगे, x1 x2 xn। नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन्स x1, नंबर ऑफ फैंस x2, नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर x3। समझ आ गई? मतलब जिन चीज़ों के बारे में आप बात करोगे, सपोज जरूरी नहीं है फैन और इलेक्ट्रिक यही चीज़ हो, सपोज एक स्टेशनरी शॉप वाला है, उसके पास पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, रबड़ है, एक पेन सेल करने पे 2 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, एक इरेजर सेल करने पे उसको 50 पैसे बचते हैं, शॉर्पनर सेल करने पर उसको 75 पैसे बचते हैं। तो हाउ मैनी शॉर्पनर इरेजर को सेल करें, और लेकिन उसके पेंसिल्स हैं वो पुराने लॉट की पड़ी है, वो लॉस में दे रहा है कि निकल जाए, आजकल वो कोई यूज़ ही नहीं करता, तो 25 पैसे लॉस पे भी दे रहा है, तो आपको ऐसी चीज़ें भी मिलेगी। तो अब क्या होगा, हम x1 पेंसिल सेल करी, x2 पेन सेल करें, x3, तो ये x1 x2 x3 क्या कहलाएंगे, पेन, पेंसिल, शॉर्पनर, इरेजर। नंबर ऑफ आइटम्स जिनके बारे में आप बात करते हो किसी भी क्वेश्चन में, 2 प्रोडक्ट बनाए, 2 तरह का मिक्सचर ले लिया, सपोज हम नमकीन बना रहे हैं, और कई बार जो अब नमकीन ऐसे आते हैं कि जिसमें फ्लेवर मीठे का भी होता है, खट्टे का भी होता है, तो उसमें 2 तरह का या 3 तरीक़ों को और 4-5 तरह की मिक्सचर भी नमकीन बनती है। तो उस मिक्सचर नमकीन में क्या होता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लेकर उनको मिलाकर मिक्स किया हुआ है, बस बनी तो इकट्ठी नहीं है, मतलब उसके अंदर उसने स्टिक्स डाल दी, कुछ नमकीन के और पीसेस डाल दिए, तो अलग अलग तरह की वैरायटी 4-5 मिक्स करके और उसके अंदर मसाला डाल के उसने बना दी। तो इट मीन्स क्या हुआ, मिक्सचर के, अब वो कहेगा इतनी तो हम आलू के चिप्स बीच में ऐड कर रहे हैं, इतनी अमाउंट हमने क्या ले लिया, ग्राम्स और केजीज में जिसमें भी होगा, तो इतने ग्राम, हाउ मच ग्राम्स हम फर्स्ट क्वांटिटी ले रहे हैं, सेकंड मिक्सचर में क्या मिक्स कर रहे हैं, उसके अंदर दाल कितनी डाल रहे हैं,
तो ये सारी चीज़ें जब आप मिक्स करते हैं तो अब जिस कहने का मतलब जिस कंटेंट में आप होगे, जो चीज़ें आप मिक्स करना चाहते हैं तो वो सारी क्या कहलाएंगी, x1 x2 x3। सपोज आप एक नई तरीके का जैसे फ्लोर बनता है, तो फ्लोर बनता है तो उसमें क्या होता है x1 x2 x3 कैसी चीज़ होती है। आजकल काफ़ी लोग हैं मार्केट में, मतलब ये सिनेरियो भी बन चुका है, कुछ लोग तो वैसे मिक्स हटा लेते हैं, ठीक है। और अदरवाइज़ क्या है, वीट एलर्जी के भी काफ़ी पेशेंट्स होते हैं, तो उन लोगों को मना होता है, उन्होंने वीट नहीं खाना। तो अगर वीट नहीं खाना तो उनके लिए अब फ्लोर तो उनको भी चाहिए चपाती बनाने के लिए। उनका फ्लोर कैसे तैयार होता है, दाल ले ली 2-3 तरह की, वो मिक्स कर दी, राइस ले लिए उसका आटा बना दिया, ठीक है, बेसन ले लिया, इन चीज़ों को मिलाकर एक नया फ्लोर तैयार हो गया। तो अब क्या होगा, फिर वही अमाउंट की बात आएगी। हम कहेंगे इतने ग्राम तो हमने बेसन मिक्स किया, इतने ग्राम वाइट दाल मिक्स कर दी, इतने ग्राम ग्रीन दाल मिक्स कर दी, ठीक है। तो ये जो अलग अलग कंटेंट्स हो गए, ये सारे क्या है, अगेन x1 x2 x3। समझ आ गई। डिसीजन या स्ट्रक्चर वेरिएबल वो चीज़ होती है जो आप एलपीपी के अंदर जिस प्रॉब्लम को लेकर बैठे हो उसके अंदर डिफरेंट आइटम्स के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अ डिसीजन वेरिएबल्स और स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। फिर आती है बात ये क्या कहलाते हैं आपके कॉन्स्ट्रेंट्स। इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रेंट। अब हम ह्यूमन नेचर है, अब हम कोई काम कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, तो वहाँ पर हमारे को डेली लाइफ के कॉन्स्ट्रेंट्स तो मिलेंगे ही, कुछ ना कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स आएंगे। सपोज अब फैक्ट्री है, उसके अंदर मशीन्स हैं, हमने प्रोडक्शन कर ली, मुझे पता है 1 घंटे के अंदर ये वाली मशीन 6 पीस बनाकर निकाल देती है, कोई भी चीज़ बन रही है, ठीक है। अब उसके ऊपर एक कंडीशन लगी हुई है, वो मशीन सपोज 2 करोड़ रुपीस की है और उसकी कंडीशन ये है वो 8 घंटे से ऊपर नहीं चला सकते। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसके वर्किंग आवर्स लेस देन इक्वल टू 8। तो ये B1 B2 क्या होंगी, अवेलेबिलिटी या रिक्वायरमेंट। मतलब लेस देन की बात आएगी कि मैं उसको 8 घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकता। क्या होगा अगर एक इंजीनियर को ये ड्यूटी दी गई कि आपको सारा मैनेजमेंट करना है और वो क्या कर रहा है कि ये फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है और उसको लगा मुझे बॉस ने बोला है प्रॉफिट के लिए, और वो बिना सोचे समझे अगर काम करे, बॉस ने उसे फर्स्ट डे बता दिया कि ये वाली मशीन मेरी सबसे कॉस्टली है, 8 घंटे से ऊपर नहीं चलानी। उसने सोचा वर्क लोड प्रेशर हो रहा है, सेल निकालनी है, मुझे माल तैयार करना है क्योंकि ऑर्डर आए हुए हैं। तो उसने क्या किया कि वो सारा प्रोडक्ट तैयार कराने के लिए 8 घंटे की बजाय 10 घंटे एक दिन चलाई। उसको लगा चल तो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन 3 दिन उसको लगा मेरा टारगेट तक पहुंच जाऊंगा, और 3rd डे मशीन ब्रेकडाउन, मशीन खराब हो गई। जो बॉस है ना उसको फैक्ट्री से निकाल देगा। उसको क्या प्रॉफिट हुआ, माल तो तुमने 1 लाख का बनाया और 2 करोड़ का नुकसान कर दिया। तो इट मीन्स आपके पास कॉन्स्ट्रेंट दिए जाते हैं, आपको उनको फॉलो करना होता है। कुछ ऐसा होता है, सपोज मैं ये बोल दूँ कि एक उसके पास एक और ऐसी मशीन भी है जो जैम हो सकती है, और उसने ये बोला हुआ है कि अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो ठीक है, और अगर नहीं भी है ना तो चाहे इसे खाली चला के छोड़ना पड़े, 2 आवर्स मिनिमम चलनी चाहिए। अगर ये नहीं चलेगी तो जाम हो जाएगी। तो वो क्या होगा, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मिनिमम 2 घंटे तो चलानी है, 2 से फालतू चाहे कितनी चलाओ। तो ये चीज़ें आपकी कॉन्स्ट्रेंट होंगी। सपोज मेरे पास मनी है, मार्केट में गए हम, कुछ जो होलसेलर है वो फैक्ट्री वाले के पास परचेज करने गया, तो वो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ये सब कुछ लेकर गया। एक फ्रिज उसको 25,000 का मिल रहा है और वॉशिंग मशीन 10,000 की मिल रही है। कितनी परचेज करके लाए, अगर वो जेब में 96,000 लेकर गया तो उसको वो बात भी सोचनी है, मुझे प्रॉफिट कितना होता है एक पीस पर, मैं फ्रिज ज़्यादा लूँ या वॉशिंग मशीन ज़्यादा लूँ, ठीक है। और लेकिन उसके दिमाग में एक बात चल रही होगी, मेरे पास अमाउंट कितना है, तो टोटल खर्चा 96,000 से कम होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हम सोचते हैं कि मेरे पास ये आइटम लेस देन होनी चाहिए, ये आइटम ग्रेटर देन होनी चाहिए, इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स। ये हमारी क्या है, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जिनको हमें फॉलो करना होता है। कंडीशंस लगा लो, ठीक है, ये कंडीशंस है, इसको आपको फॉलो करना ही है। ये B1 B2 BM क्या कहलाएंगे, अवेलेबिलिटी
96,000 से कम खर्चा करना है। इसका मतलब मेरे पास कितने पैसे अवेलेबल हैं? 96,000। तो अगर लेस देन होगा, मैं अगर ये बोलूँगी कि कोई टर्म मुझे 10 से कम यूज़ करनी है, तो मतलब 10 ही अवेलेबल है, मेरी अवेलेबिलिटी इतनी है, इससे ज़्यादा मैं यूज़ ही नहीं कर सकता। जो मटेरियल मेरे पास जितना अवेलेबल होगा मैं उसी को यूज़ करूँगा। सेकंड, रिक्वायरमेंट में क्या होता है? जहाँ ग्रेटर देन का साइन लगाओगे, भाई मिनिमम 2 आवर्स तो मुझे मशीन चलानी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इट मीन्स मेरे पास रिक्वायरमेंट है, मेरी मजबूरी है, दिस इज़ माई रिक्वायरमेंट कि मुझे वो 2 चाहिए ही चाहिए। अगर मेरे पास कोई चीज़ की अमाउंट मुझे परचेज करके लानी है और वहाँ पर क्या होगा कि 2 मिनिमम 4 मुझे चाहिए कोई चीज़, तो मैं क्या कहूँगी, मुझे रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन खरीदने हैं, बट मेरे पास एक कंडीशन होगी कि मुझे मिनिमम 10 आइटम्स से परचेज करके जानी है सपोज, तो मेरे पास क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो मीन्स मेरी रिक्वायरमेंट है 10, जहाँ ग्रेटर देन करोगे कि 10 से ज़्यादा, इसका मतलब चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट है। और 20 से कम, इट मीन्स मुझे 20 से कम यूज़ करना है, मीन्स 20 मेरी अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो ये अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट, ये क्या कहलाएंगे? सारी चीज़ों का मतलब था यहाँ पे X1, X2, Xn, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन किसको बोलते हैं बेटा? कि अब बात सुनो, ये आइटम्स जो परचेज कर रहे हैं, कोई फ्लोर मिक्स कर रहे हैं, कोई क्वांटिटीज़ बनाकर एक नई क्वांटिटी बना रहे हैं, कुछ भी चीज़ें हम ले रहे हैं, हम सब कुछ या तो लेंगे नहीं या पॉजिटिव में होगा। ऐसा कभी हम कहते हैं कि मैंने -5 फैन परचेज कर लिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जेब में अमाउंट नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू परचेज इट, हम परचेज ही नहीं करेंगे, ज़ीरो चाहे हो जाए, बट नेगेटिव नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। नेगेटिव नहीं होगी। नंबर ऑफ बेंचेस, नंबर ऑफ चेयर्स, टेबल्स बनवा रहे हो, फैन परचेज कर रहे हो, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसमें फ्लोर मिक्स कर रहे हो, मान लो 3 या 4 तरह के आइटम्स लेकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो, फूड प्रोडक्ट कोई, तो क्या होगा? अगर आपको लग रहा है एक फूड प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है और आपको वो पैकेट 20 रुपीज़ से ऊपर की कॉस्ट का नहीं बनाना, बच्चे खरीदेंगे नहीं, सपोज आप चिप्स बना रहे कुछ, तो आप वो वाला फ्लेवर डालोगे ही नहीं उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। बट हम ये थोड़ी कहेंगे मैंने उसमें -2 वाला 2 ग्राम फ्लेवर डाला है, -2 ग्राम तो डलेगा नहीं, वो फ्लेवर ही नहीं डलेगा फिर। तो इट मीन्स ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन होती है। इनको क्या बोलते हैं? A1, A2 टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स कह लो, कोफिशिएंट्स। टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से मीन्स हमारे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से हमें चेक करना होता है कि क्या चीज़ डिपेंड करती है। सपोज टेक्नोलॉजिकल कॉफिशिएंट्स ले रहे हैं तो मीन्स टेक्नोलॉजी मीन्स जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हुए कि एक फ़ैन 300 का आता है तो नंबर ऑफ फैंस कितने परचेज करूँ, तो 300x1। एक सपोज आपके पास आपने स्विंग मशीन ली, वो 500 की है, तो 500 × x2 लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? मेरे पास 10,000 है तो 10,000 से। तो ये चीज़ें टेक्नोलॉजी मीन्स जो आपकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ होगा कि कौन सी चीज़ कितने रुपीज़ की है, कितने ग्राम्स लेना है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जो हमारी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से A1, A2 और C1, C2 भी यही चीज़ है, इनकी भी वैल्यू डिपेंड करती है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम, उसी हिसाब से देखते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं। दिस इज नोन एज, एक बात और सुनिए, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। कई बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, फॉर्मुलेट द एलपीपी। फॉर्मुलेट एलपीपी में क्या होता है? गिवन स्टेटमेंट को, पैराग्राफ में एक स्टेटमेंट होगी, मतलब ऐसे समरी लिखी होगी, देयर इज अ शॉपकीपर, ही परचेजेस वॉशिंग मशीन्स एट द रेट ऑफ 5,000 ईच, फिर ही परचेजेस फैंस, देयर इज 30 एट मोस्ट स्पेस ऑफ 30 आइटम्स टू कीप इट इन हिज शॉप। तो ये सारी एक पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ को रीड करके
इस फॉर्म में लिखना, दैट इज नोन एज अ फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। आप किसी भी स्टेटमेंट को रीड करके जब ऐसे लिखते हैं, दैट इज नोन एज फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। और जब उसे सॉल्व करते हैं तो वो सॉल्यूशन होता है। तो पहला आपको फॉर्मुलेशन ही सिखाई जाएगी कि पहले आपको फॉर्मुलेट करनी आ जाएगी, फिर हम सॉल्यूशन सीखेंगे। और बहुत इजी है, जिस बच्चे ने भी लीनियर इनइक्वालिटी का चैप्टर पढ़ा हुआ है +1 में अच्छे से, एलपीपी इज़ वेरी मच इजी। वही ग्राफ बनाना है, वैसे ही सॉल्यूशन बनाना है। सिर्फ इसमें ये है कि आपको स्टेटमेंट पढ़ के एलपीपी बनानी है। नेक्स्ट देखिए, नोट अगेन, एलपीपी में आपको फर्स्ट अच्छा 3 रुपये। नोट अगेन, नाउ लिसन, एलपी में एक सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अगर एलपीपी के क्वेश्चन में गलती नहीं चाहते हो, बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो और एक ही बार में क्वेश्चन हो जाए, सबसे अच्छा मेथड बता रही हूँ। जो बच्चे फॉलो कर लेते हैं ना, उनका एलपीपी का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है। रीज़न बताती हूँ, एलपीपी में ना इतनी बड़ी स्टेटमेंट आएगी, कम से कम 10 से 12 लाइन की, और हम क्या करते हैं, उस 12 लाइन को कम से कम पेपर में 4 बार पढ़ लेते हैं, फिर भी स्टेटमेंट समझ नहीं आती। वहाँ गड़बड़ है। हमें उस 12 लाइन को 3 या 4 बार नहीं पढ़ना है। व्हाट वी हैव टू डू, रीड 1 लाइन, उसमें से जो आपको काम का मिला। एलपीपी में सब बच्चों को ये कहती हूँ, पेंसिल लेकर जाओ। पेंसिल आपके पास पेपर में है, आपकी जो मेन शीट है जहाँ आप काम कर रहे हो, पेंसिल से रफ वर्क ऊपर लिखते जाओ। अब क्वेश्चन पेपर रख दो साइड पे, उसको पढ़ के स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करो। देखो मैं अभी करके दिखाती हूँ आपको। सपोज फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, अ फर्नीचर फर्म, एग्जांपल 1 है, अ फर्नीचर फर्म मैन्युफैक्चर्स चेयर्स एंड टेबल्स। क्या लिखा हुआ है, एक फर्म चेयर और टेबल बनाती है। तो आप रफ वर्क में क्या लिखोगे, इतना लिख देना। लैंग्वेज मुझे क्या करनी है, पेंसिल से लिख लो चेयर टेबल। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है, इज रिक्वायरिंग यूज ऑफ 3 मशीन्स, 3 मशीन का वो यूज करती है। तो A, B और C, 3 मशीन्स यूज हो रही हैं। फिर इसे प्रोडक्शन ऑफ 1 चेयर रिक्वायर्स 2 आवर्स और मशीन है। एक चेयर को बनाने के लिए A मशीन, मतलब मान लो अब 3 तरह की मशीन है। चेयर बनाने के लिए क्या होगा, पहले वुड की कटिंग होगी, फिर वुड की ज्वाइनिंग होगी, फिर पॉलिशिंग होगी, ऐसे लगा लो। तो फर्स्ट मशीन पर उसको 2 आवर्स लगते हैं। ए मशीन पर एक चेयर बनाने में 2 आवर्स लगते हैं। फिर 2 आवर्स ऑन मशीन ए, 1 ऑन मशीन बी एंड 1 ऑन मशीन सी। एक चेयर को प्रिपेयर करने में यहाँ 1 आवर लगता है, यहाँ भी 1 आवर लगता है। नेक्स्ट टेबल, each table requires 1 hour on machine A and B, 3 hour on machine C। एक लाइन पढ़ी, उसको लिख लिया, 1 hour on machine A and B, 3 hour on machine C। एक आपको टेबल की ये फॉर्म मिल गया। दोबारा स्टेटमेंट नहीं पढ़नी, रफ लिखते गए, इस मशीन पे इतने आवर्स चाहिए, इस पे इतने। नेक्स्ट इज सेइंग प्रॉफिट रिलीज ऑन सेलिंग 1 चेयर इज 30 एंड टेबल इज 60। यहाँ लिख लो प्रॉफिट पर पीस, चेयर पर कितना है, ₹30 एंड टेबल पर कितना है। एक चेयर को सेल करने में मुझे 30 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, जितने की भी वो तैयार होती है, और टेबल सेल करने पर 60 रुपीज़ का प्रॉफिट है। नाउ मशीन ए, टोटल टाइम अवेलेबल पर वीक ऑन मशीन ए इज 70 आवर्स, बी इज 40, सी इज 90। मशीन अवेलेबल पर वीक, एक वीक में कितने आवर्स के लिए ए मशीन अवेलेबल है, 40 आवर्स के लिए, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। अवेलेबल मीन्स अब चाहे वो ख़राब होती है उसके बाद, या ये कह लो आपको 40 आवर्स ही मिलेगी, फिर वो मशीन कर दूसरे काम में लग जाएगी। आपके पास इतनी अवेलेबिलिटी है, 40 70 40 90 है, ठीक है, 70 40 एंड 90। नाउ ही इज सेइंग develop a mathematical formulation to number of chairs and tables should be made per week।
एक वीक में कितनी चेयर्स और कितनी टेबल्स प्रोड्यूस की जाए कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। फॉर्मुलेट करके दिखानी है। आप सुनिए बात, एक एलपीवी में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट जो हम लेकर चलते हैं, हम मानकर चलते हैं, अदरवाइज रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि एक फैक्ट्री में जितना प्रोडक्शन हुआ वो सारा सेल भी हो गया। ये कह रहा है प्रॉफिट मैक्सिमम करो, कितनी चेयर टेबल बनाएं, क्या ज़रूरी है जितनी बनाई है वो सारी सेल हो गई। बट यहाँ पर हम एज्यूम करके चलते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमें क्वेश्चंस करने हैं। हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर उन चीज़ों को नहीं देखते। हम ये चीज़ मानेंगे कि जितना मटेरियल तैयार हो रहा है उसका प्रॉफिट भी हो गया, चाहे उसे आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। इतना बताइए, अगर माल प्रिपेयर हो चुका है जो प्रोडक्ट, तो 30 रुपीज़ पर चेयर और 60 रुपीज़ पर टेबल, ये प्रॉफिट तो उसको मिलना ही मिलना है प्रिपेयर हो गया तो हम ये मान लेते हैं कि जितना मटेरियल प्रिपेयर हुआ है वो सॉल्व भी हो जाएगा। नाउ फॉर्मुलेट करने के लिए अब सुनो, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। ये रफ वर्क है आपका, बुक में इसको टेबल बना के दिखाया हुआ है, आप टेबल बना के शो कर सकते हैं। अदरवाइज ये दी नहीं हुई थी स्टेटमेंट में, देखो सॉल्यूशन में दी हुई है ये टेबल, आपकी स्टेटमेंट में नहीं है, स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। स्टेटमेंट एक पैराग्राफ थी जिसको रीड आउट करके हमने यहाँ तक पहुँचे। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे? लेट मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस X number of chairs and Y number of tables। हमने ये मान लिया वो X number of chairs बनवाएगा और Y number of tables अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जब फॉर्मुलेट करनी होती है, दोनों बातें सिखा रही हूँ। अगर क्वेश्चन आए सिर्फ फॉर्मुलेट, तब अपने क्वेश्चन को एक लाइन में नहीं लिखो, फिर आप उसी को एक्सप्लेन करो जो आपके दिमाग में चल रहा है, वही चीज़ लिख दो कि एक चेयर पर कितना प्रॉफिट है, यहाँ लिख लो एक चेयर में कितने रुपीज़ का प्रॉफिट है 30, और अगर एक्स चेयर बनवाएगा तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा 30x। अगर फॉर्मुलेट का क्वेश्चन है तो आप लिख दीजिए प्रॉफिट ऑन 1 चेयर ₹30, तो प्रॉफिट ऑन एक्स चेयर 30x, देन प्रॉफिट ऑन 1 टेबल ₹60, प्रॉफिट ऑन Y tables 60Y, टोटल प्रॉफिट 30x plus 60y। 30x plus 60Y। ये कब था? जब क्वेश्चन फॉर्मुलेशन का है, तो आप अपने इस शीट में कुछ तो लिखेंगे, तो आप ये स्टेटमेंट्स लिखेंगे। बट अगर क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन का आता है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, मुझे सॉल्व भी करना है, ग्राफ भी बनाना है, सारी चीज़ें करनी है। फिर हम सारा नहीं लिखते, सीधा लिख देते हैं प्रॉफिट ऑन X चेयर्स एंड Y टेबल्स, सीधा मुझे पता है X मल्टीप्लाई 30 और Y मल्टीप्लाई 60 ऐड करके सीधा लिख देंगे। ठीक है, अब मुझे प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज? प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमम करना चाहेंगे, तो आपका Z यहाँ क्या बन जाएगा, मैक्सिमाइज Z 30x plus 60। इक्वेशन 1 बन गई। इकट्ठा फिर लिखोगे जो चीज़ पेंसिल से लिखा हुआ होगा, अगर ये रफ, क्योंकि यहाँ तो चलो टेबल बन गई, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ टेबल भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे और रफ में लिख लो, क्या होगा, जो यूज़ कर लिया। अगर आपने टेबल पेन से लिखी है तो भी एक बार पेंसिल से कट कर देना। रीज़न बताती हूँ, बच्चों की कहाँ मिस्टेक होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग समझ आ जाती है, स्टेटमेंट भी कर लेते हैं। 5 स्टेटमेंट्स या 4 कंडीशन दी होती है, उसमें से एक कंडीशन छोड़ जाते हैं, ग्राफ गलत बनेगा, सॉल्यूशन गलत आएगा। तो ये लिखने के बाद आपको एक काम करना है, मैंने 30-60 को यूज़ कर लिया, कट कर दिया। जब आपको लगेगा इस टेबल में पेंसिल से हर चीज़ कट हो गई, इसका मतलब स्टेटमेंट में जितनी भी चीज़ें दी थी मैंने सब कुछ यूज़ कर लिया कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर, अब कुछ पेंडिंग नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक चेयर को ए मशीन पर प्रोड्यूस करने में कितने आवर्स लगते हैं? 2 आवर्स। तो एक्स चेयर में कितने आवर्स लगेंगे? 2x प्लस एक को 1 आवर लगता है, तो Y टेबल्स को Y आवर्स। टोटल ए मशीन कितने आवर्स के लिए अवेलेबल है? 70। क्या मैं ये 70 से क्रॉस हो सकता है इसका टाइम? तो ये जितना भी टाइम लगेगा, मतलब एक चेयर में 2 आवर्स, तो एक्स चेयर में 2x आवर्स, एक टेबल में 1 आवर, तो Y टेबल्स में Y आवर्स, टोटल 70 से लेस। अब इसको लिखोगे क्या ऊपर, आप लिख देना अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन ए
मशीन ए की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमारे पास ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू मशीन अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन बी। बी मशीन पर क्या होगा आप सबको समझ आ जाएगी, इसको तो कट कर दो। बी मशीन x प्लस वाई, थर्ड क्या हुआ x प्लस 3y लेस देन 90। अब इस टेबल में कुछ भी बच गया जो कटना हुआ, सारी चीज़ें आ गई। ये इसीलिए पेंसिल बोल रही हूँ, पेन से बनानी है टेबल बना लो, बट पेंसिल से एक बार कट कर दो, बाद में रबड़ से कर देना। रीज़न बताती हूँ, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं, बाद में उसको एक लाइन तो लिखना ही भूल गया, ग्राफ अधूरा रह गया। ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट जो बनना चाहिए था, रीज़न फिजिकल रीजन कुछ और बन जाएगा, कुछ और बनेगा, आंसर लग जाएगा, फिर लग जाता है 6 नंबर वाले क्वेश्चन पे क्रॉस, तो पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सोल्यूशन का। मैम अगर टेबल में प्रॉफिट भी ज़्यादा और टाइम भी कम लग रहा है तो सारे घंटे मैम टेबल पर लगवा दे तो मैम चेयर्स बनाएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। हाँ वो पता है कहाँ से पता चलेगा, सुनिए आपने अभी स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन कर दिया, ये यही तो बता रहे हैं, आप 2 या 4 चीज़ों को तो कर सकते हैं ऐसे कि भाई तुमने सोचा चल इसमें पैसे कम कर दूँ, मान लो ये प्रोडक्शन हो रहा हो लार्ज लेवल पर, तो हम कैसे सोचेंगे, हमारे पास इतना दिमाग नहीं है कि हम इतना टाइम वेस्ट करें। कभी तो एलपीपी का सॉल्यूशन करते हैं, मान लो प्रॉफिट होगा, अपने आप क्या होगा जब आप सॉल्यूशन निकालोगे इसका, तो जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना, टेबल में ज़्यादा होता होगा, तो टेबल तो आ जाएंगी 20 और चेयर आ जाएंगी 8, वो अपने आप कम देगा, x की वैल्यू 8 y की 20, वो अपने आप कम ज़्यादा। अगर लगेगा चेयर बनानी नहीं चाहिए, x 0 आ जाएगा, y 30 आ जाएगा, जो भी आंसर आना है वो क्वेश्चन से आएगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। आपने स्टेटमेंट लिख दी, स्ट्रक्चर लिख दिया, अब सॉल्व करना सिखाऊंगी कैसे करना है। अब आप फाइनली आंसर कैसे लिखेंगे, फॉर्मुलेशन के क्वेश्चन का आप लिखेंगे फॉर्मुलेटेड एलपीपी इज maximize z is equal to 30x plus 60y, सब्जेक्ट टू लिखते हैं, सब्जेक्ट टू ये तीनों कंडीशन लिख दो, 2x plus y, x plus y, x plus 3y less than equal to 90, where ये लिखना बहुत जरूरी है, x y पॉजिटिव। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर, जो आपको स्टेटमेंट दी गई थी उसको पढ़ के ये फॉर्मुलेशन क्लियर है। फॉर्मुलेशन कैसे करनी है, स्टेटमेंट को रीड आउट करके और इसको फॉर्मुलेट कर दें, ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी इस टाइम।